जो हमें 10 साल में देखने को लो मिला है। लीडर ही देश है, देश ही गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ही स्टेट है, स्टेट ही सोसाइटी है। तो समरसता के नाम पे एक्चुअली इट इज अबाउट कंप्लीटली डिवाइडिंग सोसाइटी इनटू टाइनी यूनिट्स वेयर एवरीबॉडी फील्स वल्नरेबल। देखो इसका फिलॉसफी है सबमिशन। तो ये जो स्ट्रैटेजी है वेरी कॉन्शियस स्ट्रैटेजी। यूनिटी का आइडिया इमेजिनेशन पे बढ़ाओ, sociologically conflict बढ़ाओ, because progressive solutions have started becoming looking impractical to people because they have not realized their goal which they should have, which is a complex process. But उस crisis में अगर कोई आके कहता है कि simple solutions दो, immediate solutions दो, then people, it looks attractive for people because at least it looks doable. Right or wrong is a different question, at least it looks doable. Gen Z का देख लो कैसा crisis है। Gen Z तो वी आर कैरिंग फ्यूचर है, मोर इंडिपेंडेंट है, मोर फ्रीडम लविंग है, बट लुक एट द मेंटल हेल्थ क्राइसिस अमंग Gen Z। हेलो एंड वेलकम टू द ट्विस्ट। इस अक्टूबर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने 100 साल पूरे किए। कई हफ्तों तक चले सेलिब्रेशन से कई भाषण और लेख उभरे। आरएसएस चीफ मोहन भागवत से लेकर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कुछ बातों पर खास जोर दिया। व्यक्ति निर्माण, सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण और वनवासी कल्याण, परिवार या कुटुंब प्रबोधन से लेकर शिक्षा शिष्टाचार में संघ के काम को पंच परिवर्तन से जोड़कर अपना आगे का एजेंडा तय किया। संघ के इस 5 पॉइंट प्रोग्राम को समझने के लिए टुडे वी हैव विद अस प्रोफेसर अजय गुडावर्ती, सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज, JNU। Sir, before we go to a point-by-point discussion of the Sangh's 5-point program, please say something about the collective striving for social organization. एक लोकतांत्रिक सेटअप में जहां कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और रूल ऑफ लॉ के चलते क्या सामाजिक संगठन या सोशल ऑर्गेनाइजेशन किसी एक कलेक्टिव का उद्देश्य हो सकता है? एंड इसको ऐसे भी समझाएं सर कि क्या ये ट्रेड यूनियन पैराडाइम से कैसे अलग है, जहां पर एक वर्ग विशेष को किसी इशू के लिए लामबंद किया जाता है, वहां समाज को संगठित करने का उद्देश्य के क्या मायने हैं? The RSS believes in this, that उनका मानना है उनको समाज निर्माण करना है, ना कि स्टेट। इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्टेट बिल्डिंग बट इट इज़ अबाउट सोसाइटी बिल्डिंग, एक रफ वे में कहना है। तो अब जब पहली बार ये लोग 2014 में पावर में आए थे, तभी भी इनका स्लोगन था देश चलाना है, सरकार नहीं। सो सोसाइटी बिल्डिंग इन टर्म्स ऑफ सोशल नॉर्म्स, सो वो कम्युनिटी नॉर्म्स, सोशल नॉर्म्स, इनको ज़्यादा महत्व देते हैं एंड दे वांट दैट टू रिप्लेस कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। तो बहस ये होना चाहिए, जो आरएसएस का जो ये विजन है कि कम्युनिटी नॉर्म्स और सोशल नॉर्म्स, सोशल कन्वेंशंस, हिस्टोरिकल कन्वेंशंस के थ्रू क्या समाज आधुनिक एक मॉडर्न जो सोसाइटी है, क्या ये चल सकता है, रिमूविंग द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग डिबेट। इसका बहुत सारा पहलू है, इसका कॉम्प्लेक्सिटी है। जैसे गांधी को आप ले लो, गांधी का भी यही मानना था कि लॉ के जगह इंटरपर्सनल एथिक्स शुड प्रिवेल। नीचे से जो है समाज ऊपर तक बनना है। सो सोसाइटी इफ इट्स सेक्युलर ओनली देन स्टेट बिकम सेक्युलर, वो गांधी का भी यही मानना था। लेकिन अम्बेडकर सेड नो कॉन्स्टिट्यूशन, अम्बेडकर सेड दैट आई कैन नॉट ट्रस्ट हिंदू पब्लिक स्फीयर। इतना इनइक्वालिटीज, इतना हायरार्कीज, इतना एक्सक्लूजन्स, इतना प्रेजुडिसेस है समाज में। आप सिर्फ समाज का कम्युनिटी नॉर्म्स और इंटरपर्सनल एथिक्स पे लोगों को और कम्युनिटीज़ को छोड़ नहीं सकते आपको लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन का। तो लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन पे ज़्यादा जोर दोगे तो स्टेट बड़ा हो जाएगा, स्टेट बहुत सारा कंट्रोल करने लगेगा। लेकिन आप कम्युनिटी पे छोड़ते हो, कम्युनिटी इज इक्वली ऑपरेसिव इन इंडिया। तो आरएसएस का ये देखिए, इसका देयरफॉर हमें उसका एसेंस और उसका फॉर्म को पकड़ना है कि एक ढंग से लगता है कि ये स्टेट का क्रिटिक है, मॉडर्निटी का क्रिटिक है। जो मॉडर्निटी में जो एलिनेशन है, स्टेट और लॉ पे सब कुछ क्यों निर्भर हो, आपस में हम लोग कम्युनिटी रिलेशंस क्यों न उसको जोर दे। एक ढंग से देखे तो ये बड़ा अच्छा आइडिया लगता है। लेकिन एक अनइक्वल सोसाइटी जहाँ इतना डीप सीटेड है, जहाँ अभी भी जो दलित घोड़ा पे चढ़ दे तो उसको मार देते, ट्राइबल पे पेशाब कर देते, एक ऐसा समाज में क्या आप कम्युनिटी पे ट्रस्ट कर सकते हैं? क्या कम्युनिटी कैन इट्स कंट्रोल इट्स ओन कन्वेंशंस? वहाँ पे मुझे लगता है आरएसएस का जो गेम है वहीं पे है
को कम्युनिटी के नाम पे, यूनिटी के नाम पे, देश के नाम पे, समाज निर्माण के नाम पे, ये एक वरी है कि क्या ये ऐसे जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स है कम्युनिटी का, जो एक्सक्लूजनरी एस्पेक्ट्स है, क्या इसके खिलाफ आरएसएस कोई लड़ाई ये करेंगे? तो इसका कोई एविडेंस नहीं। कभी आप कास्ट के खिलाफ, कास्ट एक्सक्लूजन, कास्ट प्रेजुडिस के खिलाफ आप कभी देखे हो आरएसएस कोई मोर्चा निकालते हुए? वो सिर्फ कहते हैं कि कास्ट को हम नजरअंदाज करते हैं अपना ऑर्गन, लेकिन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ बिना लड़ाई करे आप सिर्फ नजरअंदाज करते जाओगे तो यू आर ओनली इनविजिबलाइजिंग डिस्क्रिमिनेशन। दैट इज द वरी इन दिस अप्रोच ऑफ सोसाइटी बिल्डिंग। सर, ये सोसाइटी बिल्डिंग कहीं ना कहीं सोशल वर्क के फ्रेम में बाहर दिखता है, और इसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है ये ऑफ कोर्स हम समझना चाहते हैं। पर ये जो 5 पॉइंट्स पर अगर हम गौर करें, जैसे कि व्यक्ति निर्माण की बात आई सामने, आज जहां पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, सेल्फ हेल्प बुक्स और ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, और सिर्फ जॉब सर्चेस के लिए नहीं, इनफैक्ट मैट्रिमोनियल पार्टनर्स ढूंढने के लिए भी पॉपुलर हो रहे हैं इस तरह की सेल्फ हेल्प बुक्स। तो उसको ध्यान में रखते हुए संघ का शाखाओं के जरिए व्यक्ति निर्माण पर जोर देना किस तरह पॉलिटिकल है? नो, कंस्ट्रक्टिव वर्क पहले, व्यक्ति निर्माण से पहले उनका कंस्ट्रक्टिव वर्क पे जो उनको जोर देते हैं। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग है कि ये और गांधी का अगेन ओवरलैप है। गांधी का भी emphasis between political movements was the phases of constructive work, right? Where he gave 10-point program, communal unity, language पे, untouchability के खिलाफ लड़ाई करने का। तो आरएसएस भी कहीं ना कहीं कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, देखो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन अपने आप में बड़ा अट्रैक्टिव आइडिया है, और इनका तो है सेवा का भाव कि माइथोलॉजी और हिस्टोरिकल मेमोरी से लेकर करते हैं कि हम सेवा, तो प्राइम मिनिस्टर भी। तो इसमें होता है कि पॉलिटिकल और सोशल का डिस्टिंक्शन खत्म हो जाता है। जैसे पॉलिटिकल सोशल का डिस्टिंक्शन खत्म हो जाता, स्टेट और नेशन का खत्म हो जाता। जैसे स्टेट और नेशन को पार्टी और स्टेट का खत्म हो जाता, जो हमें 10 साल में देखने को मिला है। लीडर ही देश है, देश ही गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ही स्टेट है, स्टेट ही सोसाइटी है। ये जो लंपिंग टुगेदर है, मॉडर्निटी का प्रोजेक्ट क्या था कि सब चीज़ को अलग करके देखो, आप सब चीज़ में अपने दायरे में काम करे, मार्केट अपने दायरे में काम करे, स्टेट को अपने दायरे में, क्योंकि हर ये इंस्टीट्यूशन में एक बड़ा नेगेटिव पावर का डायमेंशन बड़ा जबरदस्त रहता है। एनी ऑफ दिस स्फीयर्स हैव एन ओवररीच, पीपल लूज देयर फ्रीडम। दैट इज द मॉडर्निटीज प्रोजेक्ट कि भाई लोगों को फ्री कैसे रखा जाए। जैसे लाइक स्टेट इज अ नेसेसरी इविल, आपको ऑर्डर मेंटेन करने स्टेट चाहिए, लेकिन वही स्टेट आपका फ्रीडम पे नो, इट कैन कर्ब योर फ्रीडम। तो मॉडर्निटी फाउंड अ वे। अभी आरएसएस का मेथड क्या है? इस मॉडर्निटी का मेथड के खिलाफ ये सब अलग अलग करने से एक एलिनेशन पैदा होता है, विच इज ट्रू, एक प्रॉब्लम है उसमें। लेकिन आप सारा लंप कर दोगे, फिर आपको मोदी जैसा एक फिगर मिलेगा। रिप्रेजेंटेशन इज रिप्लेस्ड बाय आइडेंटिफिकेशन, कि आपका सिर्फ लीडर के साथ आइडेंटिफिकेशन होगा, फिर आगे जाके वो क्या क्या बदलेगा। एनी क्रिटिकल थिंकिंग विल बिगिन टू बिकम एंटी स्टेट, from anti-state will become anti-national, from anti-national will become anti-Hindu. Question, this is the threat. अपने आप में देखे तो कम्युनिटी बड़ा सुंदर लगेगा, दूर से हमें बहुत बड़ा फैंटेसी है, लेकिन जब नजदीक जाओगे उस फैंटेसी का, इसका परिणाम ये है कि यू विल रियलाइज दैट everything is curved and there is a single party, single nation. That imagination of an order, that imagination of unity as uniformity, absoluteness जो है, वो लिक्विड मॉडर्निटी का ज़माने में अभी भी वो अट्रैक्टिव आइडिया है बहुत लोगों के लिए, लेकिन इसका बड़ा खतरनाक नतीजे ये है डेमोक्रेसी के ऊपर। आपको इस सोच में कहीं ना कहीं एक समय ऐसा आएगा, आपको लगेगा डेमोक्रेसी इज अ बिग कल्प्रिट, कि डेमोक्रेसी कियोटिक होता है, डेमोक्रेसी हैज मल्टीपल वॉइसेस, डेमोक्रेसी हैज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डेमोक्रेसी हैज कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट। इसके खिलाफ आरएसएस कह रहा कि हम एक ऑर्डर्ड सोसाइटी बनाएंगे जहाँ कोई डिसेंट नहीं होगा, जहाँ एक वॉइस आगे बढ़ेगा। लोगों को ये सोचना चाहिए कि ऐसा होने से, बहुत लोग, जैसे मैं टॉक देता हूँ, कब मैं जब उनका Q&A में कमेंट्स देखता हूँ, बहुत लोग कहते हैं ये सब हटाओ, डिक्टेटर को लाओ, एक डिक्टेटर सब कुछ आगे बढ़ाए। ये तो डिक्टेटर करीबी मामला हम देखे 10 साल में क्या हुआ।
क्या देश पूरा आगे बढ़ा, सारा कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया? हम देख ही रहे हर जगह कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। तो ये जो सोच है कि कंप्लीट ऑर्डर से कॉन्फ्लिक्ट विल डाई एंड विल गेट प्रोग्रेस, ये बड़ा खतरनाक आइडिया। इसमें देयर इज नो हिस्टोरिकल एविडेंस, ये दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। तो उसके हटके हमें सोचना चाहिए। लेकिन इसका जो फैंटेसी है, यूनिटी, कंप्लीट कामनेस, कंप्लीट सोसाइटी इन हार्मोनी, ये जो सामाजिक समरसता कहते हैं ये लोग, क्या कभी ऐसा हो सकता है कोई सोसाइटी? लोगों को अपने ओन पर्सनल रिलेशंस, अपने फैमिली का एविडेंस लेना चाहिए। इसलिए इट्स ऑल्सो लिंक टू फैमिली, विच विल कम टू दैट, नो दैट दिस आइडिया इज लिंक टू फैमिली। दैट ये यूनिटी, what will it represent? Will it not be the power of the dominant over the weak? This question people should critically raise. आपने यूनिटी और सामाजिक समरसता की बात की, और ये कहीं ना कहीं उनके 5 पॉइंट प्रोग्राम में का भी हिस्सा है। पर ये भी समझना काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि एक और हम इस तरह के सामाजिक समरसता का समाज में सद्भाव बनाने के एकमात्र तरीके की तरह प्रचार कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। पर वहीं संघ से जुड़ी संस्थाएं, चाहे वो वीएचपी हों या बजरंग दल, इस तरह की और भी कई आदि हैं इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस, उनका आए दिन हाशिए पर खड़े समुदायों के प्रति हिंसा की खबरों में आना आम है, चाहे वो फिर कास्ट बेस्ड माइनॉरिटीज हों या रिलीजियस हों। तो ये सामाजिक समरसता आखिर किसके लिए है? देखो, तो आप कह रहे हो कि ये सिर्फ माइनॉरिटीज़ के खिलाफ हो। मैं तो एक स्टेप आगे जाके कहूँगा, सामाजिक समरसता के नाम पे पिछले 10 साल में ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है जो आरएसएस हैज़ नॉट रिवाइव्ड इन दिस कंट्री। बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स जो कांग्रेस अपने पॉलिटिक्स ऑफ अकोमोडेशन का मॉडल से ख़त्म नहीं किया, कम से कम डॉर्मेंट कर दिया, साइलेंट कर दिया, थोड़ा इरेलेवेंट कर दिया। जैसे नॉर्थ ईस्ट में जो सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स थे, कश्मीर का मसला था, लिंग्विस्टिक मसले थे साउथ इंडिया के साथ, द्रविडियन, तमिल, एंटी हिंदी मूवमेंट्स थे। ये सारे मसले पिछले 50 साल में हम कहीं ना कहीं वी हैड कम टू अ कंसेंसस। दैट्स व्हाट द नेहरूवियन कंसेंसस अचीव थ्रू अकोमोडेशन, कि भाई इनका भी वॉइस सुनेंगे। अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट पढ़े तो यही है, हाउ टू अकोमोडेट। इट वॉज अ ट्रेमेंडस एक्सरसाइज ऑफ अकोमोडेशन। जैसे ग्रैनविल ऑस्टिन अपने किताब में कहता है, तो सक्सेस वॉज अकोमोडेशन एंड कंसेंसस। हाउ डू यू अराइव एट अकोमोडेशन कंसेंसस? उनका बात सुनना पड़ेगा। That is being replaced by this idea of samajik samrasa, and this samajik samrasa is not merely a unity against minorities. It's not against just Muslims and Dalits. If you see closely, every social conflict is being revived. पंजाब का जो इश्यू हम 50 साल में नहीं सुने, 84 के बाद अभी खालिस्तानी इश्यू फिर बात कर रहे। लद्दाख का इश्यू हम कह रहे, अब हमें कह रहे लोग ये एसटी और बुद्धिस्ट है तो उनका यहाँ मसला चल रहा। मणिपुर में एसटी और क्रिश्चियन से वहाँ पे वायलेंस देखने को मिल रहा। हिंदी डाइड डाउन, फिर तमिलनाडु वाले, तमिलनाडु और साउथ में अभी लोग हिंदी बात करने में दे डोंट गो बैक। इट्स अ नॉन इशू नो, लोग फंक्शनल पर्पसेस के लिए हिंदी बात करते। लेकिन आप कह रहे हो कि हिंदी ऑफिशियल के लिए यूज़ करेंगे, एजुकेशन में कंपलसरी करेंगे, 3 लैंग्वेज पॉलिसी लाएंगे। इसका नतीजा ये होगा कि लोग आम रोज़मर्रा जिंदगी में हिंदी बात करना भी बंद कर दे। दैट इज़ द काइंड ऑफ रेसिस्टेंस यू विल फाइंड इफ यू कीप कंटिन्यूइंग दिस इशू। बेलगाम और कर्नाटका, बेलगाम और महाराष्ट्र का कॉन्फ्लिक्ट जो डेड एंड गॉन था वो फिर रिवाइव हो गया। कर्नाटका तमिलनाडु का कॉन्फ्लिक्ट कावेरी पे फिर रिवाइव हो गया। नॉर्थ इंडिया में आप तो कह रहे हो ब्राह्मण, दलित और हथरस का बात कर रहे थे, ये तो ब्राह्मण ठाकुर का भी कॉन्फ्लिक्ट रिवाइव हो गया। ये परशुराम का सिंबॉलिज्म क्या है, द पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ ब्राह्मण्स अटैक क्षत्रियास, वो कॉन्फ्लिक्ट भी रिवाइव हो गया। तो समरसता के नाम पे एक्चुअली इट इज अबाउट कंप्लीटली डिवाइडिंग सोसाइटी इनटू टाइनी यूनिट्स वेयर एवरीबडी फील्स वल्नरेबल। देखो, इसका फिलॉसफी है सबमिशन। सब कोई सबमिट करो संघ के सामने, संघ विल बी द सोल वॉइस, दे विल टेल यू विकसित भारत कब तक अचीव होगा, दे विल टेल यू द रूट, दे विल गिव यू द रोड मैप, दे विल गिव यू द मीन्स। पीपल शुड जस्ट टेक एंजॉय द रिसीविंग। तो ये कॉन्फ्लिक्चुअल, अगर ये 10 साल में ये प्रूव करते कि समरसता के नाम पे सामाजिक समरसता के लोग और यूनिटी फेस कर रहे, एक तरफ तो सिंबॉलिकली कर रहे, वाराणसी टू तमिलनाडु, दे took out a new
वो सिंबॉलिक लेवल पे तो ये यूनिटी का बात कर रहे हैं, लेकिन आप सोशल, तो ये सोशल और कल्चरल में जो नया तनाव बढ़ा, एक इंटरेस्टिंग तनाव है, कल्चरल यूनिटी, सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स। कल्चरल यू आर सेइंग वाराणसी से लेके इंडिक सिविलाइजेशन सेम है, सो बढ़िया आइडिया, आई लाइक दैट। मेनी ऑफ माय प्रोग्रेसिव फ्रेंड्स आर क्रिटिकल बाय सिविलाइजेशन। क्या होता है ना, इट्स अ गुड आइडिया, सिविलाइजेशन यूनिटी होता है, एक सिविलाइजेशन मेमोरी होता है एक जगह का। जैसा मैं वो कंतारा का मूवी मैं नॉर्थ ईस्ट में कैसे चल गया, कर्नाटका का फोकलोर हर जगह चल रहा, तो एक सिविलाइजेशनल मेमोरी रहता है। जैसा रोमिला थापर भी अपना किताब कल्चर एज हेरिटेज में she writes that culture is any common practices of a certain space and time. So there is certain commonality, rituals में commonality, certain meanings, way approach nature रहता है, वो इंडिक एक इट्स अ गुड आइडिया। बट आप कर क्या रहे हो उसके नाम पे? कल्चरली तो आप यूनिटी का बात कर रहे हो, बढ़िया है, वो तो इमेजिनरी लेवल पे आ रहा है। सोशोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों बढ़ रहे फिर साउथ शुड फील मोर नो आइडेंटिफाइड विथ नॉर्थ। ये सोशोलॉजिकली आप कह रहे हो हिंदी लाएंगे तो पीपल को और एलिनेट करके बढ़कर, तो ये जो स्ट्रैटेजी है वेरी कॉन्शियस स्ट्रैटेजी। यूनिटी का आइडिया इमेजिनेशन पे बढ़ाओ, सोशोलॉजिकली कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाओ, ये दोनों दे विल डू साइमल्टेनियसली, एंड दिस इज नथिंग इज हैपेंस्टेंस। सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ाते जाएंगे, यूनिटी का इमेजिनेशन बढ़ाते जाएंगे। यू इमेजिन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम, इन देयर अंडरस्टैंडिंग दैट विल गिव राइज टू अ कंसेंट फॉर अथॉरिटेरियन रूल। That is what they eventually want. Use that consent to remove constitution, remove multi-party system, go for presidential system, remove constitution. This is the vision they have, which is a very, very dangerous, which is not workable. I only hope they realize in course of time that this, but I don't think they'll give up so easily. So that is the danger of this सामाजिक समरसता। अपने आप में आइडिया बढ़िया है, लेकिन उनके साथ कर क्या रहे? तो इसलिए अब जैसा मिशेल फूको का आइडिया, आइडियोलॉजी मत देखो, प्रैक्टिस देखो। प्रैक्टिसेस में क्या हो रहा है? सिर्फ आइडिया जाके, और ऑफन ऑपोजिशन पार्टीज भी सिर्फ आइडिया को अटैक करते, आइडिया को नहीं, उसको प्रैक्टिस में देखो क्या हो रहा है, उसके नाम पे क्या कर रहे। यूनिटी का नाम पे सोसाइटी को डिवाइड कर, कल्चरल यूनिटी एक तरफ बात कर रहे, सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स फिर क्यों बढ़ रहे? ये क्वेश्चन तो उनको आंसर करना पड़ेगा। सर, ये बहुत इंटरेस्टिंगली आपने इस बात को आइडिया और प्रैक्टिसेस से जोड़कर एक कॉन्शियस स्ट्रैटेजी के रूप में संघ की पॉलिटिक्स को सामने रखा। बट इसमें ये भी समझना हमारे लिए भी इंटरेस्टिंग है कि आखिर फैमिली ये आइडिया किस हद तक एक्सटेंड कर सकता है। जैसे कि परिवार या कुटुंब प्रबोधन भी इस 5 पॉइंट प्रोग्राम का हिस्सा है। ये बताएं कि आपने कल्चरल यूनिटी पे भी जोर दिया, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस पे भी जोर दिया कि ये संघ की कॉन्शियस स्ट्रैटेजी का पार्ट है। पर जब बचपन से ही हम सभी का एक तरह का रिलीजियस सोशलाइजेशन होता है, चाहे वो रिचुअल्स में हो या फेस्टिवल्स के टाइम पर हो, कि हम सभी का आपसी संबंध हो या कम्युनिटी सेंसिबिलिटीज पर फैमिलीज खुद ही जोर देती हैं, और सभी का बचपन से वैसा ही रिलीजियस सोशलाइजेशन होता है। तो उसके जब वो हमारी कल्चर का पार्ट है, ऑलरेडी कल्चर का पार्ट है, क्या चीज? फैमिली, ये सेंसिबिलिटीज हाँ, रिचुअल्स के थ्रू या कम्युनिटेरियन सेंसिबिलिटीज हमारी कल्चर का पार्ट है, जो फैमिली हमें बचपन से इम्ब्यू करती है। तो फिर परिवार या कुटुंब प्रबोधन उस कॉन्शियस स्ट्रैटेजी का पार्ट कैसे बनता है? फैमिली का उसमें क्या स्पेस है? तो यही देखिए यूनिक आरएसएस का टच है। आज जो आप पेपर्स में देखे तो दिल्ली चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता का स्टेटमेंट आया कि आप डीएम हो या सीएम, घर का काम और घर का मैनेजमेंट वुमेन डज इट। तो वो हर टॉक शी सेड दैट कल मैं क्या छठ पूजा और ये मोदी जी का इसका मैं अरेंजमेंट्स में बहुत बिजी था, लेकिन सुबह कबोर्ड से कपड़ा अपने पति के लिए मैं खुद निकाल के दे के आ रहा। और जब छठ पूजा में हमारे यहाँ कुछ फेस्टिवल पे अरेंजमेंट्स चल रहे थे, मैं अपने कुक को बहुत ओपनली कह रहे थे, गाली दे के आऊँ कि ठीक से किचन साफ कर क्यों नहीं रखा। तो ये एक फैमिली इमेजिनेशन में ये है। देखिए इसका दो पहलू है, एक तो एम्फोसिस ऑन दिस आइडिया ऑफ फैमिली एज एन आइडियल इंस्टीट्यूशन एक है,
और इसमें जो फेमिनिस्ट राइटिंग से जो प्रोग्रेसिव क्रिटिक्स आ रहा है कि भाई क्यों होना चाहिए, होमोजेनाइज इमेजिनेशन क्यों होना चाहिए, फैमिली के बाहर भी डिफरेंट साइड्स ऑफ इमेजिनेशन होना चाहिए, लेकिन इसमें भी मॉडर्निटी का अपना क्राइसिस है क्या. दोज हु हैव क्वेश्चनड फैमिली एंड दोज हु हैव क्वेश्चनड मोनोगैमस रिलेशंस, ऑल दिस न्यू न्यूक्लियर सब क्वेश्चनिंग जो हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन क्राइसिस तो बढ़ रहा है इंटरपर्सनल रिलेशंस में. तो कहीं ज़्यादा कंपैशनेट रिलेशंस तो नहीं दिख रहे आपको, तो इसका भी कहीं ना कहीं नो प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. आप क्या तनाव कम कर दियो, क्या इंटरपर्सनल इसमें ज़्यादा कंपैशनेट रिलेशन को ऑल्टरनेटिव दिखाए हो. देखिए इंटरपर्सनल देयरफॉर इज एन इंपॉर्टेंट डायमेंशन आरएसएस टचेस अपॉन. ये लिव्ड जो एस्पेक्ट्स है आरएसएस का, ये स्ट्रेंथ है. अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी उनका वो जोर है, पर्सनैलिटी बिल्डिंग, इमोशनल स्ट्रेस पे कोर्सेस, ये जो एवरीडे कोर्सेस है, ये इंटरेस्टिंग डायमेंशन है जो हम फिलोसफी में भी पढ़ते, शिफ्ट फ्रॉम जस्ट लाइफ टू गुड लाइफ. तो आरएसएस बिलीव्स इन रेजिंग द क्वेश्चन ऑफ ए गुड लाइफ, नॉट जस्ट अ जस्ट लाइफ. कि गुड लाइफ में कहाँ हमारा इमोशनल फुलफिलमेंट है. क्वेश्चंस प्रॉब्लम आरएसएस के साथ, आज देश के साथ बदनसीबी है जो पॉजिटिव इंक्लूसिव पॉलिटिक्स प्रोग्रेसिव करने वाले सही प्रश्न नहीं उठा रहे. RSS raises the right questions, gives wrong solutions. This is our structural crisis. प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स है, प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टीज है, सारा जो लेफ्ट कांग्रेस, सारा जो सोशल डेमोक्रेटिक है, एलिनेशन का क्वेश्चन कोई नहीं उठाता. ओनली आरएसएस इज रेजिंग दैट क्वेश्चन. व्हाई? तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट दे रेज क्वेश्चन ऑफ फैमिली. बाकी पार्टियां, बाकी काउंटर नैरेटिव कुछ नहीं है ना आपका. बाकी काउंटर नैरेटिव तो यही है, फैमिली को ये करके हम आगे बढ़ेंगे, लिव्ड रिलेशंस होना चाहिए, लिव्ड रिलेशन शुड बी लोकेटेड इन लॉ और नॉट. वो ठीक है, दैट्स वन. वेदर ऑल दिस इज लैंडिंग अस इन बेटर, more compatible human relations, more compatible neighborhoods, more compatible familial, more compatible community relations, वो उसका तो कहीं एविडेंस मिल नहीं रहा हम लोगों को. मॉडर्निटी का जितना बढ़ रहा पर्सनल क्राइसिस तो बढ़ ही रहा. जो आपको मैंने वो लिख दिया मेरा नेबरहुड क्राइसिस पे, नेबरहुड्स को देखिए आप घूम घूम के. तो उस ढंग के डीप सीटेड एलिनेशन, ये सब कॉन्फ्लिक्ट आरएसएस नहीं बना रहे. कॉन्फ्लिक्ट सोसाइटी में अपने आप बढ़ रहा है. उस ढंग के नेबरहुड्स में जहां दो नेबर साथ में नहीं रह सकते, आप दिल्ली में कहीं पे भी देखिए नेबरहुड्स में शूट आउट से पार्किंग के ऊपर लोग लड़ लेते हैं. और मुझे सुनने में अभी बॉम्बे में वही हाल है. अभी मेरा कजिन्स बता रहे थे धीरे धीरे हैदराबाद में भी यही हाल हो रहा है, नेबर्स लड़ रहे. पहले तो एक नेबरहुड फीलिंग था. उस कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस जैसे आके कहते हैं कि हम सामाजिक समरसता बनाना चाहते हैं, हम फैमिली का वो बनाना चाहते हैं, तो इट बिकम्स वेरी अट्रैक्टिव आइडिया. उसके साथ करते क्या है वो अलग बात है, लेकिन बाकी पार्टियां इसका कॉग्निजेंस भी नहीं ले रहे ना. लेफ्ट वाले तो ऐसा बात ही नहीं करते. दे थिंक इज ऑल पर्सनल क्राइसिस, जो अपने आप हैंडल करो इसको. तो ये तो आरएसएस इज विलिंग, एंड आरएसएस फैमिली प्रॉब्लम्स में भी रिजॉल्व करने आगे बढ़ते. वो लोग ढंग से किस ढंग से करते वो अलग बात है. बट ये कॉग्निजेंस जो है, हम जो फैमिली निर्माण का जो नो कंजर्वेटिज्म ऑफ आरएसएस को क्रिटिसाइज करने से पहले इस बड़ा क्राइसिस को हम मद्देनजर रखते हुए उस क्रिटिसिज्म को करना चाहिए कि आरएसएस वांट्स अ रेगुलेटेड फैमिली लाइफ. दे वांट वुमेन टू टेक वो रोल. वो क्रिटिसिज्म सही है कि हमारा ऑल्टरनेटिव क्या है. बाकी पार्टियां तो इतना, दिस इज सच अ कॉम्प्लेक्स इशू, दे डोंट इवन रेज. कभी आप किसी और पार्टी का बंदे को ये प्रॉब्लम उठाते हो देखे हो? कभी नेबरहुड क्राइसिस का? आरएसएस ओनली सोशल ऑर्गेनाइजेशन विच इज टॉकिंग अबाउट नेबरहुड, विच हैज प्रेजेंस इन नेबरहुड्स. तो उसमें तो फिर आप क्रिटिसिज्म सिर्फ करने से बात नहीं बनेगा ना. हमारा विजन में जो है सोशल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टीज हैव टू ब्रेक दिस एक्सक्लूसिव प्रोफेशनल पॉलिटिकल अप्रोच. उसको सोशल कल्चरल डोमेन में एंटर करना चाहिए. आप नेबरहुड में प्रॉब्लम्स को मोर कंपैशनेटली देखो. क्यों हो रहे हैं मुझे तो समझ में ही नहीं आता, ये हो क्यों रहे. इतना लोग नेबरहुड अप मार्केट रिच कॉलोनीज में, जैसे साउथ दिल्ली में, व्हाई नेबर्स फाइट, टिल नाउ आई हैव नॉट अंडरस्टूड. इन माय ओन कॉलोनी आई ट्राई टू अंडरस्टैंड, भाई लड़ क्यों रहे हो आपस में. पार्किंग 1 इंच, मतलब इट्स ऑलमोस्ट इम्बिसाइल एंड जुविनाइल. कार आप 1 इंच 2 इंच आगे पार्क करो, लड़ाई हो जाता है. 2 इंच आपका पेड़ आगे बढ़ गया, आई मीन पीपल गेट डाउन टू फिजिकल फाइट्स.
So this is, I mean, this is a social crisis we are staring. No political party addresses, no social activist addresses, no progressive left fellow addresses it. Only organization which takes cognizance is RSS. उसका क्रेडिट उनको फिर वो तो रिजल्ट्स फिर उनको मिलेंगे ही। इसलिए वो दिल्ली के इलेक्शन में भी उनका इलेक्टरल स्ट्रैटेजी वाज नॉट बिग मीटिंग्स, नेबरहुड मीटिंग्स। RWS के थ्रू दे डिड 10,000 स्मॉल नेबरहुड मीटिंग्स, और वो कह रहा नेबरहुड को हम फिर दोबारा बनाएंगे कि आपका कॉन्फ्लिक्ट हम कम करेंगे। तो पीपल गेट अट्रैक्टेड नॉट फॉर पॉलिटिकल रीजंस, बट उसका सोशल विजन कॉन्क्रीट में आपको दिख रहा है, तो पीपल विल गेट अट्रैक्टेड। सो मॉडर्न कॉम्प्लेक्सिटीज़ में सोशल क्राइसिस एक्नॉलेज करने के लिए आरएसएस को एक क्रेडिट आप दे रहे हैं, बट मॉडर्न कॉम्प्लेक्सिटीज़ के साथ इन्वायरमेंटल क्राइसिस भी चल रहा है। एंड इस 5 पॉइंट प्रोग्राम में पर्यावरण संरक्षण और वनवासी कल्याण की भी बात है। तो जब इतने अक्रॉस रीजन्स सोशल क्राइसिस ही नहीं, इन्वायरमेंटल क्राइसिस भी दिख रही है, जब प्राकृतिक आपदाएं हर तरफ हैं और गवर्नमेंट्स आर स्ट्रगलिंग अक्रॉस स्टेट्स कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट और डेवलपमेंट मॉडल्स को साथ कैसे रखा जाए, तो वहाँ संघ का रिस्पॉन्स आप कैसे देखते हैं? क्या उन मुद्दों को, या ये जो पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनको भी उसी मेरिट के साथ संघ ने उठाया है? तो संघ का यही एडवांटेज होगा। एनवायरमेंटल इश्यूज में भी सारा आपका इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल डिस्कोर्स इज प्री मॉडर्न। सारा इकोलॉजिकल डिस्कोर्स कहता है कि मॉडर्निटी इज द नो विच ऑक्यूपाइज, विच हैज दिस इमेजिनेशन ऑफ ऑक्यूपाइंग नेचर। प्री मॉडर्न हैज अ फ्रेंडली लिविंग टुगेदर ऑफ द नेचर। ये तो हेगल का फिलॉसफी से आ रहा है, इवन वेस्टर्न यूरोप में यही डिबेट चला। तो संघ वाले कहेंगे ये बात, प्री मॉडर्न में हमारा माइथोलॉजी से उपनिषद को आप उठा के पढ़ लो तो सारा नेचर वर्शिप है, तो वो कहेंगे हमारा हिंदू परंपरा में पहले से ही नेचर वर्शिप है, तो उसमें आपका एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रेजेंट है। कहने के लिए तो कहेंगे, सिर्फ आप डिस्कोर्स देखो तो इट विल बी वेरी अट्रैक्टिव, बट कर क्या रहे बीजेपी? BJP is a single government which has diluted all environmental regulations in this country. Illegal mining has gone up under BJP. Extractive economy is expanding under BJP. तो ये कहना और इसमें कोई लिंक नहीं रहता संघ में। प्रॉब्लम ये है, तो आप सिर्फ संघ क्या कह रहे हो उस पर एनालिसिस आप कर नहीं सकते हो। पिछले आपका प्रश्न का जवाब भी मैं इसीलिए दिया, ये नहीं कि संघ वो करने वाला यूनिटी नहीं लाएंगे, लेकिन वो प्रॉब्लम को सही लोकेट कर रहे, सही क्वेश्चंस उठा रहे और उसको डिस्टॉर्ट कर रहे इन दिस वे वेयर दे विल मेक एंटायर सोसाइटी धीरे धीरे वल्नरेबल। सो हम सिर्फ संघ का क्रिटिक करते रह जाएंगे तो इसका काम नहीं चलेगा। हमें भी उस क्वेश्चंस, उस क्राइसिस का इंडिपेंडेंट एनालिसिस, हमारा अपना अप्रोच कुछ होना चाहिए। आप अप्रोच अपना कुछ रखते नहीं हो, आपका सिर्फ काम यही है क्रिटिक करना, जैसा पॉडकास्ट करके आप क्रिटिक करते रहे तो उससे काम नहीं चलेगा ना। हमारा अप्रोच डेवलप करो आप। क्यों ये क्वेश्चन भी उठाना है? लेफ्ट पार्टीज, कांग्रेस पार्टीज, उनका अप्रोच क्या है फैमिली क्राइसिस पे, नेबरहुड क्राइसिस पे, एनवायरमेंटल क्राइसिस पे, सोशल क्राइसिस पे? वी आर नॉट टेकिंग कॉग्निजेंस। सो क्रिटिकिंग RSS in this context, actually I'll go a step further and say that it reinforces the legitimacy of RSS. क्योंकि लोगों को ये लगेगा एकमात्र शक्ति है जो ऐसा विषय के पे बात कर रहे और बाकी लोग उसको अटैक कर रहे। तो आज आप मिडिल क्लास में बात करें तो यही चल रहा है ना, एक ही जो डेवलपमेंट का बात करे, एक ही शक्ति है जो ऐसा इश्यूज का बात करे, बाकी आप क्रिटिक इसलिए कर रहे हो क्योंकि यू डोंट वांट सोसाइटी बी पीसफुल। ये रूमर भी RSS वाले प्लान करेंगे, लेकिन इट विल टेक अ कॉन्क्रीट शेप, बिकॉज लोग विश्वास करने के लिए कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस में उनका रीजंस है। तो हमें इस क्रिटिक को, वेल आई एम ऑल फॉर क्रिटिकिंग, बट दैट सिंगुलर नोशन ऑफ ब्लाइंड क्रिटिक के जगह एक विस्तार ढंग से हमारा अपना एनालिसिस भी करके, इसलिए अगली बार आप पॉडकास्ट करोगे RSS पे मत करो, हमें अपना सोशल डेमोक्रेटिक विजन पे करना चाहिए कि फैमिली का क्राइसिस को हमारा क्या जवाब है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्राइसिस ग्लोबली राइट विंग मोबिलाइजेशन इज ग्रोइंग बिकॉज द प्रोग्रेसिव सॉल्यूशंस हैव स्टॉप्ड अट्रैक्टिंग, जैसा ट्रंप अमेरिका में भी कह रहा, कॉमन सेंस है, बिकॉज प्रोग्रेसिव सॉल्यूशंस हैव स्टार्टेड बिकमिंग लुकिंग impractical to people because they have not realized their goal which they should have, which is a complex process, but उस
क्राइसिस में अगर कोई आके कहता है कि सिंपल सॉल्यूशंस दो, इमीडिएट सॉल्यूशंस दो, then people, it looks attractive for people because at least it looks doable. Right or wrong is a different question. At least it looks doable. फैमिली को रीइंस्टेट करो, लुक्स डूएबल. ऑल्टरनेट फैमिली का एक्सपेरिमेंट करो, क्या हो रहा है उसको किसी को कोई अंदाज नहीं है क्या है, तो वो तो सिर्फ क्राइसिस दिख रहा है उसमें. ज़्यादा कंपैशनेट अगर हम नया रिलेशंस प्रोड्यूस करते हैं, अब जेंजी का देख लो कैसा क्राइसिस है. जेंजी तो वी आर कैरिंग फ्यूचर है, मोर इंडिपेंडेंट है, मोर फ्रीडम लविंग है, बट लुक एट द मेंटल हेल्थ क्राइसिस अमंग जेंजी. अब उस जंग के क्राइसिस में अगर आरएसएस कम्स एंड सेज एनईपी में ट्रेडिशनल एजुकेशन डज नॉट गिव एनी सॉल्यूशंस टू दिस प्रॉब्लम, उनका एवरीडे प्रॉब्लम्स है ब्रेकअप्स, इमोशनल स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी. Your education system has no solutions for those problems. You don't even know how to approach them. RSS will come and say we will include it in syllabus. Majority will get attracted. Will think हाँ ये तो सही बात है, ऐसा एजुकेशन होना चाहिए सारा चीज़. उसमें फिर कुछ प्लांट करेंगे, उस मेथड्स में फिर they will plant their agenda, whether it is casteist, whether it is communal. They plant it through that organic. If we just end up criticizing only communalism and casteism, it doesn't attract people because people are entering those discourses through other lived experience. RSS that way is becoming organic. हमें ये रूट्स को डीपली समझने की जरूरत है. सो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जरिए कहीं ना कहीं एजुकेशन में प्रॉब्लम एरियाज लोकेट हुए, जो आप कह रहे हैं कि कुछ हद तक शायद सही भी थे, बट उसके साथ साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर ऑल्सो इन सिवियर क्राइसिस, और ये सिचुएशन अभी बदलती नहीं दिख रही है. यूनियन और स्टेट्स में गवर्नमेंट्स होने के बावजूद आरएसएस का अकेला या इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्स इस पर नहीं हो सकता, जब आपकी सरकारें भी वहाँ हैं उस चीज़ पर रिस्पॉन्ड करने के लिए. तो क्या ये सोशल वर्क कहीं ना कहीं राजनीतिक जिम्मेदारी टालने का जरिया नहीं दिख रहा है? Exactly, you have hit the nail on the head. That is the standard strategy of the RSS. Locate correct problems, distort them. Problem वो जो कह रहे हैं वो सही प्रॉब्लम है, उसको सही प्रॉब्लम को क्योंकि वो लोकेट करते हैं, उसका चर्चा करते हैं, उसका ओपन डिस्कशन पॉलिसीज लाते हैं, तो पीपल गेट अट्रैक्टेड. लेकिन उसका जो उनका अंडरस्टैंडिंग कहिए या डेलिबरेट डिस्टॉर्शन कहिए, उनका पर्पस फाइनली इज टू मेक पीपल मोर वल्नरेबल, नॉट टू मेक पीपल मोर एम्पावर्ड, इंडिपेंडेंट, कंपैशनेट एंड हैप्पी. इसलिए हम हैप्पीनेस इंडेक्स में गिरते जा रहे हैं. हमारा प्रॉब्लम है हम उस डिस्टॉर्शन को क्रिटिक करते लेकिन उनका एंट्री पॉइंट को समझ नहीं पा रहे. तो ये इसलिए मैं कह रहा हूं एक नेशन इज इन अ स्टेट ऑफ ए क्राइसिस फ्रॉम बोथ एंड्स. जो प्रॉब्लम को समझ रहा है वो डेलिबरेटली डिस्टॉर्ट कर रहा है, जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहता है उसका अंडरस्टैंडिंग ही वीक है. ये जो इसलिए सिविक क्राइसिस इज गोइंग सो डीपनिंग. इसलिए ऑपोजिशन पार्टीज आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू कैप्चर द इमेजिनेशन, क्योंकि हम तो सोच रहे कि ये सारा क्वेश्चन जो आरएसएस रेज करे वो आरएसएस का क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन नहीं है. या फैमिली हो, एजुकेशन, तो आप एजुकेशन का एनईपी अगर डॉक्यूमेंट का आप एनालिसिस करोगे, वो सारा सही क्वेश्चंस रेज किए कि डिग्निटी ऑफ लेबर होना चाहिए. सही है कि नहीं? प्रिंसिपल इट्स अ वेरी गुड आइडिया. 8th स्टैंडर्ड तक सारे कास्ट के सारे बच्चे जो है वोकेशनल एजुकेशन, कारपेंट्री, ब्लैक स्मिथ, ये सब सीखना चाहिए, बहुत बढ़िया चीज़ है. लेकिन साथ साथ कह रहे हैं 8वीं के बाद ड्रॉप आउट का चॉइस मिल रहा है. तो ये बहुत इंट्रिकेट प्रॉब्लम है ना. तो वो कह रहे हैं कि डिग्निटी ऑफ लेबर के नाम पे व्हाट दे आर डूइंग इज पुशिंग द कास्ट विच have caste occupations as carpentry and pottery, go back to carpentry and pottery. आप मुझे बताओ कितने पॉलिटिकल पार्टी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन इसका ये उठाए. आप जो कह रहे थे एजुकेशनल क्राइसिस इतना जबरदस्त है, तो दैट इज द पॉइंट. दे विल रेज दिस क्वेश्चंस, पुश क्राइसिस इन द एजुकेशनल सिस्टम. एजुकेशन को सारा 10 साल में एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैव बीन डिस्ट्रॉयड. Education has been trivialized, I would say, in this country. Trivialization of higher education हो गया इस देश में. और क्वेश्चंस जितना वो क्राइसिस बढ़ेगा उसका सॉल्यूशन भी वही देंगे. लोगों को ये सोचने का मौका ही नहीं मिल रहा भाई क्राइसिस क्यों बढ़ रहा है. Who is responsible for this crisis? Why are institutions, higher education institutions become dysfunctional?
Why has quality of education gone down so much? बट फिर वहां पे मेरा निशाना ऑपोजिशन, कितने ऑपोजिशन पार्टीज इसको मुद्दा बनाए इस देश में, कितना बड़ा रैलीज होना चाहिए था, कितना बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होना चाहिए था इस विषय पे, कितना सारा खुलासा मिडिल क्लास के सामने हमको रखना था कि भाई एजुकेशन के साथ क्या हुआ, जो एजुकेशन सिस्टम हम इतना गरीब देश में कितने एलॉबरेटली 50 साल में बनाए, IITs, IIMs, JNU, DU. This is the success story of Congress. One strong point of Congress was education. Because Nehru was early champion of higher education. वो अलग बात है कि वो नेहरू और अंबेडकर दोनों जोर पूरा हायर एजुकेशन भी दिया और प्राइमरी एजुकेशन को नेग्लेक्ट कर दिया, उसका भी एक नतीजा हम भुगत रहे हैं। लेकिन जो भी हो, वो हायर एजुकेशन का जो सक्सेस स्टोरी था इंडिया का, ग्लोबली इट इज वन ऑफ द रेयर सक्सेस स्टोरीज। अब पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज उठा के देख लो तो इंडिया का सक्सेस स्टोरी इन हायर एजुकेशन, आवर इंटेलेक्चुअल्स आर ग्लोबली कंपेरेबल एनीवेयर, वेरेवर वी ट्रैवल वी आर एट पार बेस्ट इंस्टीट्यूशंस में। वो जब हो रहा है तो नोबडी इज रेजिंग अ वॉइस, आई मीन इट्स गोइंग कंप्लीटली मम। कोई उसका क्राइसिस का कोई खुलासा नहीं है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, वो वैसे ही जा रहा है। तो उस मामले में तो आरएसएस यही करेगा ना, क्राइसिस एक तरफ बढ़ा रहे, उसका सोल्यूशन भी वही दे रहे। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि आरएसएस को समझने के लिए शोले का वो डायलॉग है गब्बर सिंह का, गब्बर के थाप से किसी को बचाना है तो सिर्फ गब्बर सिंह बचा सकते हैं आपको, वही आरएसएस का फिलॉसफी है। वो पकड़ेगा भी वही, उसका सोल्यूशन के लिए भी फिर आपको ऐसा समाज धीरे धीरे बनते जा रहा है कि उसका सोल्यूशन के लिए भी आपको आरएसएस के पास ही जाना पड़ेगा, क्योंकि बाकी वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चंस एड्रेस ही नहीं कर रहे। तो दे विल क्रिएट द क्राइसिस, ऑफर द सॉल्यूशंस, फ्रॉम द सॉल्यूशंस दे विल डीपन द क्राइसिस। दैट इज हाउ वल्नरेबिलिटी विल बिकम सो एंडेमिक that there will be nobody to raise questions at the end of this journey. Their stay gets perpetuated. It's a self-perpetuating vicious cycle, you know. Crisis, RSS have dependence, dependence more crisis, more dependence. That is how they see their social organization, which is they call social and cultural organization, becomes a center stage. लोग फिर इंस्टीट्यूट, इसलिए आप देखो जुडिशरी का लेजिटिमेसी खत्म हो गया, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से खत्म हो गया, पुलिस का खत्म हो गया, सो सारा डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन लेजिटिमेसी खत्म हो रहा। हु विल टेक दैट स्पेस? दे विल से आरएसएस ऑर्गेनाइजेशन, हम एथिकल है, हमारा प्रचारक शादी नहीं करते, हमारा प्रचारक फुल टाइमर्स है, वो दैट दे विल टेक दैट स्पेस, दैट इमेजिनेशन। इस खतरे को हमें बहुत पहले ही समझ लेना चाहिए। उसको डिस्कोर्स को सिर्फ एक आइडियोलॉजिकल क्रिटिक नहीं, लिव्ड एक्सपीरियंशियल डोमेन से जुड़ते हुए इसको अगर हम बढ़ाएंगे, देयर इज नो रीजन व्हाई देयर शुड नॉट बी अ बिग कमबैक फॉर प्रोग्रेसिव सोशल डेमोक्रेटिक लेफ्ट इमेजिनेशन। तो आप कह रहे हैं कि हमें सिर्फ क्रिटिक नहीं करना है, हमें भी क्राइसिस को रिस्पॉन्ड करने के तरीके ढूंढने की जरूरत है। Yes, precisely in our own way, Yes. which I think we have not even started. जैसा एक सिंपल एग्जाम्पल, नेबरहुड कॉन्फ्लिक्ट आप क्या करोगे, कॉन्क्रीट सॉल्यूशन है ना। तो इसको जैसा गांधी जी जब नौखली में राइट्स रोकने गए, वो नेबरहुड लेवल पे रोक रहे थे, मुस्लिम नेबरहुड और हिंदू नेबरहुड सब बच्चों को बुला रहे थे। सो ही पॉलिटिसाइज नेबरहुड, ही सेड नेबरहुड इज वेयर यू लिव, इफ देयर इज नो कोहैबिटेशन एंड कंपैशनेट नेबरहुड यू कैन नॉट ब्रिंग इट थ्रू स्टेट। सो गांधी हैड अ वेरी प्रोफाउंड ऑर्गेनिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स। तो वो आप क्यों नहीं एक्सपेरिमेंट करो? कितने पार्टीज आज रेडी है नेबरहुड में जाने के लिए, नेबरहुड समस्या में बैठ के। दिस इज ऑल वेरी एलॉबरेट लॉन्ग टर्म, दैट्स रीजन आरएसएस वाज वेरी पेशेंट। आरएसएस का एक टेम्पोरल इमेजिनेशन जो था, आप तो 100 साल का क्रिटिक करने के लिए आप पहुंच गए पॉडकास्ट, लेकिन 100 साल का काम जो आरएसएस ने किया बहुत पेशेंटली कर दिया लोग, बिकॉज ये दे न्यू दिस विल टेक टाइम, दीज सॉल्यूशंस कैन नॉट बी क्विक फिक्स सॉल्यूशंस। तो सोसाइटी में आपको सीप इन करना है तो धीरे 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 करना है। और ये ऐसा प्रॉब्लम जो उठा रहे, नेबरहुड का हो, फैमिली का हो, ये सारा एपॉलिटिकल दिखते सरफेस पर, तो बड़ा एपॉलिटिकल प्रॉब्लम है। इसमें धीरे धीरे दिस थिंग्स ओनली मूव स्लोली। तो आरएसएस अडेप्टेड टू दैट टेम्पोरलिटी और पॉलिटिक्स को ऊपर छोड़ दिए। और जो बाकी सारे पार्टीज दे थॉट दैट ठीक है, ये सिर्फ सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन अपने काम करने दो, समझौता बना तो बनाने दो। That link to political institutional which they are now bringing, that the people didn't preempt. That I think Gandhi alone preempted, and Gandhi, that's why they had to eliminate Gandhi. थैंक यू सर, आपने आइडियाज़ और प्रैक्टिसेस को, सोशल कल्चर और पॉलिटिक्स को बिना ब्लर किए
और अपनी डिस्टिंक्शंस के साथ हमें बहुत ही बारीकी से संघ के 5 पॉइंट प्रोग्राम को समझने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। एक संगठन का सामाजिक होना उसे गैर राजनीतिक नहीं बना देता। बेहतर जीवन के लिए सामाजिक व्यवस्था से जुड़ा हर सवाल राजनीतिक है, और संघ का पंच परिवर्तन प्रोग्राम समाज और राजनीति के लिए कितना बेहतर है, यह सवाल आप सभी के लिए। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड टू द ट्रस्ट।